दोस्तों, आज का टॉपिक है विकेंद्रीकरण के अंतर्गत सत्ता की साझेदारी। तो क्वेश्चन बनता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? विकेंद्रीकरण का अर्थ, महत्व तथा लाभ हानि का वर्णन कीजिए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण से तात्पर्य सत्ता अथवा शक्ति के समान वितरण से होता है, अर्थात सत्ता को समान रूप से सभी लोगों में बांटना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। इस व्यवस्था में सत्ता का वितरण केवल एक स्थान पर केंद्रित न होकर के अनेक स्थानीय स्तर पर विभाजित कर दिया जाता है, अर्थात कोई भी एक अधिकारी या फिर किसी पार्टी का मुखिया या फिर किसी संस्था का मालिक अपने पास पूरी जिम्मेदारी न लेकर के अपने अधीनस्थ तथा छोटे कर्मचारियों को उनके महत्व के हिसाब से कार्य को बांट दिया जाता है, जिससे सत्ता में सबकी समान भागीदारी होती है। आगे आता कि सत्ता का यानी कि विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है या फिर अर्थ क्या है। तो विकेंद्रीकरण से तात्पर्य निर्णय लेने के अधिकार को संगठन के निम्न स्तर तक पहुंचाना है, अर्थात हर एक कर्मचारी, हर एक अधिकारी, चाहे निम्न हो चाहे ऊंचे पद का हो, सभी को निर्णय लेने का स्वतंत्रता होती है। विकेंद्रीकरण अधिकार ग्रहण करने का विस्तृत रूप है, अर्थात हम विकेंद्रीकरण को कह सकते हैं कि यह अधिकार को देने की या ग्रहण करने का बहुत ही व्यापक रूप है, जब किसी उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ या अधीन को अपेक्षाकृत अधिक भाग में अधिकारों के भारों के तुलना में यानी भारोत्तोलन को अर्पण किया जाता है, तो यह विकेंद्रीकरण कहलाता है। अर्थात विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ निम्न कर्मचारी को अपने टोटल कार्य के भार को जब सौंपता है कुछ भाग, उसे ही यानी कि अपने कार्य के भार को सौंपना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसका अर्थ हो गया, अर्थात मालिक या कर्मचारी या फिर किसी सत्ता दल पार्टी का मुखिया अपने संपूर्ण कार्य को कुछ हिस्सा अपने अधीनस्थ लोगों को दे देता है, जिससे वो स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय ले सकें। इसे ही विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? जब निर्णय लेने के लिए व्यवस्थित रूप से निम्न स्तर के प्रबंधकों या उनके नीचे कार्यरत लोगों को कार्य सौंपा जाता है, तो इसे ही विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण की परिभाषा एलन के अनुसार, एलन एक विशेषज्ञ हैं, उनका मत है कि विकेंद्रीकरण उन अधिकारियों को छोड़कर जो केवल केंद्रीय स्तर पर उपयोग किए जा सकते हैं, अर्थात उनका मानना है कि विकेंद्रीकरण मेन जो केंद्र में जो अधिकारी हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं या केंद्रीय स्तर पर कार्य करते हैं, उनको छोड़कर से सभी अधिकारों को निम्न स्तर पर सौंपने का व्यवस्थित प्रयास है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी का मालिक या फिर किसी दल का मुखिया या फिर किसी भी पार्टी या फिर केंद्र में जो मेन अधिकारी है, उसके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं उसको छोड़ करके, मालिक को छोड़कर शेष जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को कार्य को सौंपना और उस कार्य से जो निष्कर्ष निकलता है, जो स्वतंत्र रूप से लोग उसमें निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के पश्चात मालिक केवल यही देखता है कि लोगों का निर्णय सही है अथवा गलत। तो निम्न स्तर पर सौंपने का व्यवस्थित प्रयास है। विकेंद्रीकरण फैलाव या प्रयास से भिन्न है, जहां संस्था में संयंत्र यह कार्यालय भिन्न भिन्न स्थानों में फैलाव की स्थिति में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है, किंतु सुविधाओं के फैलाव में संस्था में केंद्रीय कारण हो सकता है। अर्थात अगर हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो विकेंद्रीकरण में जितने भी कार्यालय हैं वो काफ़ी विस्तृत रूप से फैले होते हैं। अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में जो भी सरकार है उसके अधीनस्थ जो भी प्रशासन कार्य कर रहा है, तो प्रशासन के लिए हर जगह कार्यालय हैं। जैसे अगर हम प्रशासन के तौर पर एक संस्था ले लें, जैसे पुलिस विभाग, तो ऊपर आईपीएस से लेकर के नीचे जितने भी कार्यालय हैं, पुलिस थाने हैं, सभी गांवों, कस्बों या फिर शहरों में जो भी थाने हैं,
उस सभी लोगों को एक स्थानीय लेवल पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। जब इनका निर्णय गलत या फिर वाद विवाद पर आधारित होता है तो उनके ऊपर अधिकारी को सौंपा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण जो है यह एक विस्तृत और व्यापक है। अगर एक छोटे से संस्था के लिए विकेंद्रीकरण किया जाएगा तो यहाँ पर ये कारगर साबित नहीं हो सकता। बड़े पैमाने पर या फिर एक बड़े भूभाग पर विकेंद्रीकरण जो है अति महत्वपूर्ण होता है। विकेंद्रीकरण के उद्देश्य क्या हैं? तो नंबर 1 है, पहला उद्देश्य शीर्ष स्तर पर कार्यभार में कमी। अर्थात अगर हम शीर्षस्थ अधिकारी को कार्यभार में अगर कमी देंगे तो वह स्वतंत्र रूप से किसी अन्य कार्य के लिए या अपने कंपनी या देश के हित के लिए अलग से कार्य कर सकता है। निर्णय उचित प्रबंध शीर्ष स्तर पर लिए जाते हैं। संगठन का विस्तार होने पर शीघ्र स्तर का कार्य और बढ़ जाता है। अगर कोई भी प्रबंधन कार्य बढ़ रहा है तो एक ही इंसान के ऊपर अगर सारी शक्तियाँ दी गई हैं, सारे अधिकार दिए गए हैं, तो उस पर जो है कार्यों का भार भी पड़ेगा। अतः कार्यभार को कम करने के लिए विकेंद्रीकरण किया जाता है। अतः एक अधिकारी के ऊपर कार्य का भार कम लगे या कम पड़े, इसके लिए संस्था का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को या उससे नीचे वाले पोस्टों पर जो भी अधिकारी हैं, निम्न स्तरीय अधिकारी, उनको स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार दे दिया जाता है। इससे शीर्ष अधिकारियों का कार्यभार कम होगा और वे अति महत्वपूर्ण कार्य के लिए अच्छा निर्णय ले सकते हैं। तो उनके लिए भी जो थोड़ा सा भी अगर जो समय बचता है वह एक अच्छे कार्य के लिए या फिर एक अच्छा निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं। नंबर 2 है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था मेल प्राप्त करने के लिए। अर्थात विकेंद्रीकरण से अधिकारों का फैलाव छोटे छोटे स्तर तक हो जाता है। इससे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में के समस्त लाभ सभी वर्ग को प्राप्त होता है। अर्थात विकेंद्रीकरण कर देने से संस्था का दूर दूर भागों में कार्यालय खुलते हैं और सभी अधिकारियों को अपने अधिकार के स्वरूप निर्णय लेने का स्वतंत्र निर्देश होता है। अतः हर एक वर्ग के पास सभी लाभों को पहुंचाया जा सकता है। कार्यों में शीघ्र निष्पादन के लिए अगर हम विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देते हैं तो कार्यों को करने में काफ़ी सरलता होती है। अर्थात जो कार्य अगर सालों में पूरा होने वाला है तो वह कुछ महीनों का या कुछ दिन में समाप्त हो सकता है। तो उच्च अधिकारियों के अधिकार कार्यों को कम कर दिए जाते हैं तो वह अपने कार्यों को ठीक ढंग से उसका निपटारा कर सकते हैं। इसके साथ प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर अधिकारों का होना आवश्यक है। इससे कार्य शीघ्र पूर्ण किए जा सकते हैं। अर्थात कहा गया है कि अगर सभी लोगों के पास काम का भार कम रहेगा तो वह ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे और अपने निर्णय को दे सकते हैं। नंबर 4 है, सर्वांगीण विकास। विकेंद्रीकरण से शीर्ष स्तर पर निम्न स्तर के समस्त अधिकारियों को अधिकार प्राप्त होता है। उन्हें अपने विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। इसमें पूर्ण कार्य क्षमता के कार्य निष्पादित किए जा सकते हैं। संगठन के सर्वांगीण विकास के लिए भी विकेंद्रीकरण आवश्यक है। अर्थात सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है कि हर एक अधिकारी को, चाहे उच्च हो चाहे निम्न हो, सभी को अधिकार होता है कि वह निर्णय ले। तो अपने निर्णय के माध्यम से वह स्वयं का भी विकास करता है। अपने कार्यों से वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से उच्च लेवल पर जा सकता है या फिर अपना विकास कर सकता है, जो एक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत ही आता है। अर्थात अपने कार्य क्षमता के बल पर, अपने अनुभव के बल पर वह उच्च पोस्ट भी प्राप्त कर सकता है, जो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आएगा। बड़े संगठनों में प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था। बड़े बड़े संगठनों में प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था बनाए रखने के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक है। बड़े बड़े संगठन जैसे बहुत बड़ी पार्टियां हो गई, बड़े बड़े कंपनियां हो गई, अगर वहां विकेंद्रीकरण नहीं रखा जाएगा तो वहां पर एक ही व्यक्ति
सत्ता को नहीं संभाल सकता है। अर्थात ये हम देखें कि एक ही व्यक्ति सभी लोगों पर नियंत्रित नहीं कर सकता है, सभी कार्यों को नहीं कर सकता है, क्योंकि जितने भी कार्य हैं और उनके अलग अलग विभाग बांटे गए हैं, तो सभी विभागों की जानकारी एक ही इंसान को नहीं होती है। तो विभागों को बांटा जाता है और विभागों के हिसाब से अनेक अधिकारी बनाए जाते हैं और उनको छोटे छोटे अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संचालन किया जाता है। तो बड़े बड़े संगठनों के प्रभावी नियंत्रण करने के लिए भी विकेंद्रीकरण बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बड़े बड़े संगठनों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक है। आगे आता है विकेंद्रीकरण के महत्व। पहला है उच्च अधिकारियों की अत्यधिक कार्यभार से मुक्ति। अर्थात विकेंद्रीकरण का जो महत्व है नंबर 1 पर आता है, जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं जिनको संपूर्ण कार्य करना पड़ता है, उनके भारों को कम कर दिया जाता है। अर्थात अपने अधीनस्थ या छोटे अधिकारियों को कार्यों को दे दिया जाता है, जिससे कि उच्च अधिकारियों को काम कम पड़ता है और वो बाकी समय अपने किसी विशेष कार्य में लगाते हैं। प्रबंधक के विकास। इससे क्या होता है कि जब हम विकेंद्रीकरण को विस्तृत रूप से फैलाव कर रहे हैं या फिर बढ़ावा दे रहे हैं, इसके अनेक कार्यालय बनाए जा रहे हैं, तो कार्यालयों में काम करने के लिए अधिकारियों को नियुक्ति होती है, जिससे अगर उनको ये अधिकार मिल जाए कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रबंधन का भी विकास हो जाता है। अर्थात उनका कार्य करने का दायरा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ है, तो ये 2 हो गया, नंबर 4 वाला 3 रहेगा। आगे है कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। तो कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि कैसे होगा? अगर एक निम्न स्तरीय अधिकारी स्वतंत्र रूप से अच्छा निर्णय लेता है, अगर वह अपने निर्णयों से जनता के प्रति या फिर अपने उच्च अधिकारियों को लाभ पहुंचाता है या फिर उनके कार्यों को कम कर सकता है, तो वह एक अपने कार्यों के बल पर वह अपने गर्वान्वित महसूस करता है और उसका मनोबल ऊंचा हो जाता है। नंबर 4 है शीघ्र एवं श्रेष्ठ निर्णय। जो यहाँ पर नंबर 5 है वही है 4। तो शीघ्र एवं श्रेष्ठ निर्णय, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देने से शीघ्र और श्रेष्ठ निर्णय आते हैं, क्योंकि सत्ता के विकेंद्रीकरण करने से उच्च अधिकारी यानी कि फ्री रहता है, उसके पास कार्य कम होते हैं। अधीनस्थ सभी जो अधिकारी हैं निम्न स्तरीय, वो अपने स्वतंत्र रूप से कार्यों को या फिर निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं, तो निर्णय को लेकर के अपने अधीनस्थ उच्च अधिकारी को भेजते हैं। वह केवल ये देखता है कि क्या इस निर्णय को या निम्न स्तरीय अधिकारियों ने निर्णय को स्वतंत्रतापूर्वक अच्छे से किया है या नहीं किया है, केवल देख करके कार्यों में यहाँ पर तेजी लाई जा सकती है। आगे है नंबर 6, जिसको हम 5 कहेंगे, प्रभावपूर्ण नियंत्रण। तो यहाँ पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण का तात्पर्य है कि सभी लोग जो हैं अपने निर्णयों को स्वतंत्रतापूर्वक लेते हैं, जिससे कि हर एक अधिकारी के ऊपर एक अधिकारी होता है जिसके पास कार्य कम होता है, तो वह हमेशा निगरानी बनाए रखता है अपने अधीनस्थ और छोटे अधिकारियों पर। और प्रभावपूर्ण नियंत्रण को हम यहाँ पर ये भी दे सकते हैं कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए अलग अलग विभाग होते हैं और सभी विभागों में उसके अलग अलग अधिकारी होते हैं जो अपने क्षेत्र में निपुण होते हैं। तो सभी अपने कार्यों में निपुण हैं, तो अपने कार्यों को सभी को करना पड़ता है और सभी को मिला करके उस निर्णय को अपने उच्च अधिकारी के पास पहुंचाया जाता है, जिससे कि एक पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है। हर एक अधिकारियों पर एक दूसरे से के प्रति नियंत्रण रहता है, जिससे कि त्रुटि होने की संभावना न के बराबर होती है। अब देखते हैं विकेंद्रीकरण के लाभ क्या हैं। तो पहला लाभ है उच्च अधिकारियों का कार्यभार का कम होना, जो आपको हमने पीछे ही समझाया है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण करने से सबसे बड़ा लाभ होता है अपने उच्च अधिकारियों को काम में कार्य के भार से कमी हो जाती है, यानी कि वो अपने कार्यों को अधीनस्थ अधिकारियों को निम्न लेवल पर दे सकते हैं। नंबर 2 है विविधीकरण की सुविधा। विविधीकरण से तात्पर्य है कि जितने भी संस्थाएं हैं अलग अलग हैं, एक ही इंसान सभी विभागों का ज्ञाता नहीं हो सकता,
अतः सभी विभागों के लिए उसके अनुरूप योग्य व्यक्ति का चुनाव किया जाता है और उसको कार्य सौंपा जाता है और वह व्यक्ति जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उस कार्य को कराता है जो विविधीकरण के अंतर्गत आता है। आगे है अनौपचारिक संबंधों का विकास। अनौपचारिक तो विकेंद्रीकरण से अनौपचारिक जितने भी कार्य हैं उनमें जो है विकास हो जाता है या विकास होने की संभावना होती है। नंबर 4 है अभिप्रेरण। इसका अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार। तो विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ है कि वह प्रत्येक अधिकारियों को स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने का अधिकार होता है, जिसके कारण काम में तेजी आ सकती है और लोगों का कार्यभार भी कम हो जाता है। नंबर 5 है योग्य प्रबंधकों की प्राप्ति का स्रोत। तो विकेंद्रीकरण में यह देखा जाता है कि अगर एक योग्य तथा निम्न स्तरीय जो अधिकारी होता है अगर अपने कार्यों को अच्छे से कर रहा है तो उसके कार्यों को देख करके या फिर उसके निर्णयों को देख करके उसको उच्च पोस्ट भी दिया जा सकता है, जिससे कि वहाँ पर प्रबंधन में योग्य व्यक्ति की प्राप्ति हो सकती है। आगे आता है नंबर 6 निर्णय लेने में सुविधा। अगर एक ही इंसान को संपूर्ण निर्णय लेने पड़े तो यहाँ पर वह नहीं ले सकता है। तो अगर अपने अधीनस्थ और जो निम्न स्तरीय अधिकारी हैं अगर उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार दे दिया जाए, तो वह स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेकर के अपने उच्च अधिकारी के पास भेजेगा जो उनके निर्णयों को योग्य या अयोग्य घोषित करने का ले सकते हैं निर्णय। तो यहाँ पर निर्णय लेने की सुविधा होती है। हर एक कर्मचारी, हर एक अधिकारी अपने स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय दे सकते हैं, जिससे कार्य में तेजी होती है। तो अन्य लाभ है मनोबल उच्च होना। अगर कोई भी अधिकारी अपने कार्यों से, अपने निर्णय लेने में अगर अच्छाई है या फिर वह अच्छा निर्णय ले रहा है तो उसके अंदर मनोबल की वृद्धि होती है। वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, जिसके उसके मनोबल बढ़ने से वह कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक करता है। अब विकेंद्रीकरण से हानियाँ क्या हैं? तो सबसे पहली हानि होती है समन्वय की समस्या। अब मान लीजिए विकेंद्रीकरण में 4 अधिकारी हैं और चारों का अलग अलग मत है, यानी कि चारों को कार्य कराने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पर कार्य कराने से मतलब है कि किसी निम्न स्तरीय अधिकारी ने कुछ निर्णय और लिया, उस अधिकारी ने और अन्य निर्णय लिया, तो अब यहाँ पर लेट हो सकता है, क्योंकि एक ही कार्य को अगर 4 मत से किया जाएगा तो जल्दी होगा नहीं। तो यहाँ पर समन्वय की समस्या उत्पन्न हो जाती है, खास तौर पर छोटे लेवल पर। नंबर 2 है प्रशासकीय व्यय में वृद्धि। तो जब भी विकेंद्रीकरण किया जाता है तो यह काफ़ी व्यापक और उच्च स्तरीय होता है। अगर इसका कार्य दायरा बहुत बड़ा है तो विकेंद्रीकरण बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु अगर कोई संस्था या कंपनी या फिर पार्टी अगर छोटी है तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण जो है हानिकारक सिद्ध होता है, क्योंकि विकेंद्रीकरण कर देने से इसमें खर्चे अधिक होते हैं। हर किसी को अपना अधिकार होता है तो वह अपने लेवल के अनुसार जो है खर्चों को प्राप्त करता है। तो यह जो है सबसे बड़ा हानि होता है व्यय की वृद्धि। तो अगर कोई कर्मचारी अन्य लेवल पर अगर अधिकार प्राप्त हो जाए कि वह एक मालिक है तो उसके वेतन में भी वृद्धि होती है और उसके अधीनस्थ कार्य करने वालों की भी वृद्धि हो जाती है। तो यह निम्न स्तरीय लेवल पर मान्य मतलब है कि अधिक खर्चीला है। इसको केवल एक व्यापक और विश्व यानी कि देश के स्तर पर या राज्य के स्तर पर चलाया जा सकता है। नंबर 3 है अधीनस्थों की अयोग्यता। यहाँ पर विकेंद्रीकरण में ये देखा जाता है, सबसे बड़ी हानि आती है कि अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं अगर अयोग्य हैं, अगर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो यहाँ पर हानि उठानी पड़ती है। तो अधीनस्थों को देखना पड़ता है कि यह योग्य है या फिर अयोग्य है, क्योंकि हर किसी के पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है,
जिससे कि ये बहुत बड़ी हानि होती है। आगे आता है नंबर 4, अनुपयुक्तता। जिन संस्थाओं में एक व्यक्ति का केंद्रीय निर्देश एवं नियंत्रण आवश्यक हो वह केंद्रीकरण उपयुक्त नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक छोटी संस्था जहाँ पर केंद्रीकरण आवश्यक है तो वहाँ पर केंद्रीकरण ही रहना चाहिए, उसको विकेंद्रीकृत नहीं करना चाहिए। तो केंद्रीकरण उपयुक्त नहीं होता है। अर्थात छोटे स्तर पर केंद्रीकरण जो है बहुत ही उपयोगी है, परंतु विस्तृत लेवल पर केंद्रीकरण उपयोगी नहीं है। एक ही इंसान के अंदर अगर सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं तो वहाँ पर एक ही व्यक्ति का वर्चस्व होता है जो हानिकारक होता है। तो इस प्रकार जिन कार्यों में छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना संभव ना हो उसे विकेंद्रीकरण लाभदायक नहीं होता है। अर्थात छोटी इकाइयाँ यानी छोटी संस्थाएं जिनके छोटे छोटे विभागों में बांटना संभव न हो तो वहाँ पर केंद्रीकरण ही महत्वपूर्ण होता है, वहाँ विकेंद्रीकरण जो है लाभदायक नहीं होता है। नंबर 5 है और आखिरी है, विकेंद्रीकरण से आपातकालीन स्थिति। अगर विकेंद्रीकरण व्यवस्था है, अगर आपात व्यवस्था हो, तत्काल अगर कार्य करना हो तो यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सभी लोगों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है। तो सभी लोग अपना निर्णय लेंगे और यहाँ पर कई मत हो सकते हैं, कई दल हो सकते हैं, लोग आपस में विभाजित हो सकते हैं। तो आपातकाल स्थिति में विकेंद्रीकरण लाभदायक नहीं होता है। अगर सत्ता किसी एक के हाथ में हो, अगर मालिक कोई एक हो तो निर्णय तुरंत आता है। अगर सभी लोग मालिक हैं तो सभी लोग का अपना एक मत होता है, उनके अनुसार कार्य करने में लेट भी हो सकता है। तो विकेंद्रीकरण से आपातकालीन स्थिति में समस्या उत्पन्न हो सकती है। श्रम संघों, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि श्रम संघ जितने भी हैं के साथ सौदेबाजी आदि में उच्च प्रबंधकों तक अधिकार सीमित करना होता है। तो जितने भी आपातकालीन स्थिति हो, जैसे कंपनियों के लेवल पर अगर मजदूर संघ जो है कार्य को बंद करना चाहता है तो वहाँ पर विकेंद्रीकरण काफ़ी हानिकारक सिद्ध होती है। अगर शक्तियाँ जो है मजदूरों को मिल जाएं तो जब चाहे तब आपात स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।